नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीचर्स एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है हम एक खास पॉडकास्ट सेशन लेकर के आते हैं और इस टॉक शो के जरिए जो शुरू हुआ है, एक सफलता और असफलता के बीच की जो एक बड़ी खाई है, जो एक दूरी होती है, उसको कैसे कम करना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए तमाम धुरंधर, मैं कहूँ, तमाम बड़े बड़े टीचर्स को जिनके अच्छा खासा एक्सपीरियंस और बच्चों के साथ एक लंबी कहानी है, तमाम चयन जिन्होंने दिए, हम उनको लेकर के अपने शो में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे परीक्षा की तैयारी की जाए, कैसे जीत की तैयारी की जाए, मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। उसी कड़ी में आज एपिसोड नंबर 3 है और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सत्या सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी पॉडकास्ट में। पॉलिटिकल साइंस के विद्वान सत्या सर और बच्चों के बीच में खासा लोकप्रिय, ढेर सारे चयन और एक लंबी कहानी, आज सभी पर चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट को। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाला बच्चों के लिए। और जो पहला प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपका अनुभव क्या रहा, इस फील्ड को आपने क्यों चुना, चुनने के पीछे क्या वजह रही, बच्चों के साथ आपका कैसा लगाव है, इस पूरी कहानी को मैं चाहता हूं आज आप साझा करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया, ऐसा अवसर दिया कि आज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते और एक ऐसा मंच ये है जहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने पूछा अनुभव को लेकर के, देखिए शुरुआती दौर में अगर हम बात करें जी सर, तो शुरुआती दौर में ऐसा कोई मोटिव नहीं था हमारा। जब मैं 12th पास आउट करके प्रयागराज की इस पावन धरती पे आया, जिसे शिक्षा का गढ़ कहा जाता है, जी सर, और उसी दौरान जब प्रिपरेशन शुरू की, तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मेरा जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, जी, और तीनों विषयों की जब मैं क्लास लेता था यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाता था। जी। और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते कब राजनीतिक तरीके से इतना इन्वॉल्व हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। और बस ऐसे ही शुरुआती दौर में टीचिंग सेक्टर में उतरने का ऐसे कोई मोटिव नहीं था। बस शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि ये होता था कि रूम लेके अकेले रह रहे हैं उस समय। आज तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि बच्चे डिस्कशन करते हैं, हम लोग के टाइम में उतना चीज़ें नहीं होती थी, ग्रुप स्टडी, लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हमें लगा कि पढ़ाया जाए, पढ़ाने से जो होगा अपना भी तैयारी होगी और कुछ पैसे भी आएंगे, इससे डिपेंड हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग यही से हुई और जब स्टार्टिंग हुई फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। और मज़ा इतना आने लगा कि क्या, खासकर मज़ा तब आने लगा कि जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं। मुझे याद है मेरा पहला बैच था और 2012 या 11 की बात है जी। मेरा पहला बैच था और पहले बैच में उस समय मेरा एक स्टूडेंट था। जब वो सिलेक्ट हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जितना सम्मान मिला, तो बस तब से इसी में इंटरेस्ट आता गया और बढ़ते गए। और आज ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सफल हुए हैं। आज कहीं भी जाते हैं तो आज 2 बच्चे ज़रूर मिल जाते हैं कि सर आपने मुझे पढ़ाया था। तो बाकी बस वही बात है कि शुरुआती दौर में बस ऐसा कोई रुझान नहीं था, लेकिन वही थी अपनी तैयारी के पर्पज से शुरू किए और आज मज़ा आने लगा जी। तो देखा कैसे आपने, आपके फेवरेट सत्या सर अपने अनुभव के बारे में उन्होंने बताया और किस तरीके से जो टीचिंग है वो शुरू होती है और फिर बच्चों से किस तरीके से धीरे धीरे करके, और आज तो काफ़ी समय हो गया। अब तो मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर। दूसरा सवाल सर आज का जो है इस पॉडकास्ट का, कि कोई बच्चा जो एम कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में टीचर बनने का या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो कैसे, क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं और किन प्रक्रियाओं से गुजर करके वो अपने एम को पा सकते हैं, कैसे पॉलिटिकल साइंस का टीचर बने या असिस्टेंट प्रोफेसर बने?
सर देखिए, आपने जब क्वेश्चन पूछा तो इसमें एक वर्ड आपका आया एम। जी। एम वर्ड बहुत छोटा होता है, लेकिन इस एम को डिसाइड करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लंबा समय चला जाता है। जी। बच्चे कभी डिसाइड नहीं करते, एक साथ कई नाव पे सवार होते हैं। कभी सोचते हैं कि एसएससी का फॉर्म भर लें, पुलिस का ही भर लें, बीएड भी कर लें, टीजीटी भी कर लें, तो समस्याएं आती हैं। मुझे लगता है कोई एक एम आपको डिसाइड करना चाहिए। जी। और रही बात पॉलिटिकल साइंस की, तो बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। आप ऐसे इंटर करने के बाद जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप टीजीटी, पीजीटी के लिए एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ग्रेजुएशन करते हैं, करने के बाद आप जो है बीएड करते हैं, उसके बाद आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीजी करने के बाद आप पीजीटी यानी 11-12 जो प्रवक्ता का फॉर्म होता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलटी, जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भर्तियाँ आती हैं, उसके लिए भी चीज़ें होती हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो जो एनटीए एग्ज़ाम कराती है यूजीसी का, अगर आप यूजीसी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का ही फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान होता है, बस बच्चे ये सोच के डर जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, सिलेबस बड़ा ब्रॉड होगा। सच्चाई वास्तविकता यही है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़े ना, बल्कि उसे अगर जिए, तो नो डाउट सिलेक्शन बहुत आसान होगा। जैसे अभी रिसेंटली एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उसमें बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस में आईआर का पोर्शन कैसे तैयार करें, किस किताब से पढ़ें। तो किताब का कोई बात ही नहीं है। आईआर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसका कनेक्शन करंट से होता है। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली रशिया यूक्रेन से वॉर हुआ, फिर आप देख रहे हैं ईरान, अभी इजराइल अमेरिका चल रहा है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ था रिसेंटली। तो आईआर अगर आप डेली अपडेट होते हैं तो आईआर आपका पर डे तैयार होता आता है। इससे आप किसी एक किताब के पन्नों तक आप सीमित नहीं कर सकते। आईआर अपने आप बहुत बड़ा होता है, बस बच्चों में थोड़ा सा डर होता है। बाकी स्कोप इतने हैं कि आप 9th, 10th, 11th, 12th डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, अच्छे खासे स्कोप होते हैं। और बेहतर, और सिर्फ स्कोप ही नहीं होते हैं, सिर्फ आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि आप एक ऐसा सेक्टर है ये टीचिंग का जहाँ पे आपको पैसे के साथ साथ सम्मान भी मिलता है। असली सम्मान तो तब होता है जब आपका सिलेक्ट हुआ छात्र आपके सामने आता है और कहता है कि सर मैं सिलेक्ट हो गया। जी, बहुत शानदार। मैं तो सुनता रहा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत सर, बड़ा जो है एक जो आपने जैसा कहा कि एक डर रहता है कि सिलेबस बहुत वास्ट होगा, लेकिन सिलेबस तो आज लगभग सभी ही विषय में, अगर हम विज्ञान के विषय की बात कर लें या और भी कला संकाय के जो विषय हैं उसका सिलेबस है। पर जितना मजा मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस में आता है, और जो इंटरनेशनल रिलेशन मिला करके जो पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, और कितना इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज है, लगभग अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ एक विषय है ये। बहुत एक और सर समस्या आती है जो मैंने देखा है, और क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे बच्चों के प्रश्न भी इंक्लूड करके फ्रेम किए हैं इसको, तो बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन बाद में चल करके फंसाए ना हमें, कि जो हम ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन लिए हैं सब्जेक्ट का, कहीं वो आगे चल करके दिक्कत ना करे हमारे गोल को पाने में। तो कॉम्बिनेशन क्या अच्छा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो लेकर के चलें तो आप सेफ हैं अगर आपको टीचर बनना है? बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका मुझे लगा ये है कि कॉम्बिनेशन को लेकर के बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और समय समय पर आयोग ऐसे चेंजेस कर देता है जी, कि शुरुआती दौर में जो बच्चे ग्रेजुएशन किए रहते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। जी। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यूपी के टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो ग्रेजुएशन में आपका सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 में से कोई आपका 2 सब्जेक्ट है। अब इसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है, लेकिन आपने फॉर्म भरते वक्त आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस भरा, तब भी कोई इशू नहीं। लेकिन ये चीज़ें आगे चल के बदल जाती हैं। अभी रिसेंटली बिहार का आया, बिहार में उसने कॉम्बिनेशन कहा कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 में से कोई आपका 2 सब्जेक्ट, उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई 2 सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया कि ये होना चाहिए, तभी आप दूसरा सब चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आप इंटर पास कर लेते हैं, जब आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं, मैं उनको ये जरूर सलाह दूंगा कि सब्जेक्ट को चूज करने से पहले आप किसी सीनियर से, या आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन वहाँ जैसे बताते हैं, हम भी बताते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर के, उसको विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपने सोशोलॉजी, हिस्ट्री और हिंदी ले लिया, तब आपका कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है जी। तो कॉम्बिनेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए जैसे आप ग्रेजुएशन की शुरुआत करते हैं उसी टाइम पे, क्योंकि समय समय में पैटर्न बदलते रहे। अभी रिसेंटली आया कि यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। अब ये भी बात न्यूज़ में आई कि आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी यूपी टेट कंपलसरी हो सकता है। तो आप हर चीज़, अगर आप टीचिंग सेक्टर से जुड़े हैं
तो आप इस चीज़ को लेकर चलिए, जितनी भी डिग्रियां हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, सभी को एकदम प्रिपेयर बना के रखिए, वरना आगे आने वाले समय आयोग कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। जी, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ये बच्चों का खासा सवाल रहता है, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे जो तैयारी करने के लिए जुड़ रहे हैं, वो बाद में चल करके कि सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन कॉम्बिनेशन की वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो ये सर, एक जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसने ये मान लिया है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे टीचिंग फील्ड चूज करनी है, तो एक सही स्टडी प्लान आपके हिसाब से, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने तमाम बच्चों को देखा, कि कैसा एक सही स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, जैसे कि ये भी बच्चों के लिए बहुत जेन्युइन समस्या होती है कि सर कैसे तैयारी करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे सिलेक्शन हो जाए, कौन सी किताबें पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाए। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है, ये 2 बार एग्जाम दिए नहीं निकल रहा है, क्या करें। इसके देखिए, इसका एक तरीके से कहा जाए तो कोई अथेंटिक सोल्यूशन नहीं होता जी। ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जहाँ तक मेरा अनुभव, जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पे 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात उन छात्र छात्राओं के लिए जो ये कहते हैं कि समय नहीं मिल पाता है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नो डाउट, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि समय कहीं नहीं मिलता, समय हमेशा निकाला जाता है। समय निकालना पड़ेगा आपको, आपके कैरियर की बात है, समय निकालना पड़ेगा। दूसरी बात जो स्टडी प्लान को लेकर के है, स्टडी प्लान के लिए जो अब मैंने देखा है, जो पर्सनली अपने यूपी में, बिहार में जो मैक्सिमम बच्चे देखे हैं हमने, एक बात होता है कि ये किताब लेते हैं, उसको पूरा पढ़ डालते हैं, रट डालते हैं, इसको पढ़ाते हैं, पूरा रट डालते हैं, पूरा इसको सारी किताबें रटना शुरू कर देते हैं। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको कंपटीटर बनना है। और कंपटीटर बनने के पर्पज से जब आप तैयारी शुरू करेंगे तभी आप सेलेक्ट होंगे। अब आप सोचिए, विद्वान बनने सारी किताबें पढ़ ले जाएं, तो इसी प्रयागराज की पावन धरती पर ऐसे ऐसे छात्र हैं, अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो लड़का मुझे आंसर बताने के साथ साथ किताब के किस पेज पे लिखा है बता देगा, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये दिमाग में सेट करना है कि मुझे ऐसा कंपटीटर बनना है। अपने 24 घंटे में कुछ भी हो जाए, इनफ टाइम, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 4 घंटे 6 घंटे, जो कहते हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ाई किया हूँ, 18 घंटे पढ़ाऊँ, वो झूठ है। 18 घंटे पढ़ेगा आदमी तो मेंटल हो जाएगा। अगर आप 4 से 5 घंटे अपने निकाल सकते हैं, इनफ है। और यही बात पढ़ने का तरीका, तो सबके स्ट्रेटजी अलग अलग होती हैं। कुछ लिख करके तैयारी करते हैं, कुछ याद करके करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में कैसे कैच होती हैं। और तीसरी बात, जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखिए। दूसरी चीज़, उसका अनसॉल्व लीजिए। और तीसरी चीज़, अनसॉल्व को पूरा पढ़िए और हाईलाइट करते हुए पढ़िए कि वो कौन सा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन अल्टरनेट या कंटिन्यू बन रहे हैं जी। सबसे एनालिसिस करिए, उसके बाद अपना स्टडी प्लान तैयार करिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर लेकिन कंटिन्यू करिए, आपको रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन आप रट्टा मार के पढ़ेंगे तो 1 अरब 42 करोड़ आबादी हो चुकी है हिंदुस्तान की। कंपटीशन का लेवल कितना है, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, होमगार्ड का पेपर आया था और बच्चे बताया सोशल मीडिया पर चल रहा था कि यूपीएससी का पेपर पूछ लिया। कंपटीशन कहाँ जा रहा है? तो स्मार्ट एजुकेशन, स्टडी प्लान बनाइए और कंपटीटर के नज़र से आप पढ़ाई करिए, विद्वान की नज़र से नहीं जी। आते हैं थोड़ा सत्यासर के ऊपर, थोड़ा सत्यासर को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि सत्यासर बहुत मेहनत करते हैं। पहली चीज़ तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की डेली वर्किंग, एवरेज डेली वर्किंग जो होती है वो 10-10, 12-12 घंटे हो जाती है। उसके बाद ट्रैवल में बहुत टाइम जाता है इनका, सर अप डाउन बहुत करते रहते हैं, तो ट्रैवल में बहुत समय जाता है। लेकिन बच्चों के लिए तत्पर कि अगर कुछ भी है तो आना है। आप भी डिमोटिवेट होते होंगे सर, आपको भी तनाव होता होगा, आप भी स्ट्रेस में आते होंगे। सत्यासर कैसे अपने आप को उस तमाम चीज़ों से बाहर निकालते हैं और वापस लय में उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ कैसे बने रहते हैं? देखिए, ये शब्द इस्तेमाल किया सर ने, मोटिवेट, तनाव जी।
तो तनाव हर इंसान की ज़िंदगी में है। जो नौकरी में है उसको भी तनाव है, जो नहीं है उसको भी तनाव है। जिसके पास पैसा है उसको जाने को लेकर के टेंशन है, जिसके पास नहीं उसको पाने के लेकर टेंशन है। नो डाउट ये जैसे आपके साथ होता है, छात्राओं के साथ जैसा होता है स्टूडेंट से, वैसे हमारे साथ भी होता है। कभी कभी सच बात ऐसा है कि 10-10, 12-12 घंटे क्लास होती है और एक जगह होती नहीं। ऑनलाइन जाना है, फिर ऑफलाइन जाना है, फिर शाम को ऑनलाइन जाना है, फिर ऑफलाइन जाना है, तो थकान बिल्कुल लगती है, तनाव होता है और इसके लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जी। लेकिन मैं एक ही लाइन बोलूँगा सभी स्टूडेंट को, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, और वो ये है कि जब कभी भी आप इस तनाव की स्थिति में आएँ, आप सोचें कि मोटिवेट हो जाए, तो आजकल लड़के क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, रात में मोटिवेट होंगे, सुबह खत्म जी। एक बात जीवन में हमेशा अच्छे से याद रखिए, आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, कि अगर आप अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट नहीं हो सकते तो दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। सही बात है। मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं जब इन्होंने पूछा कि सर कैसे मोटिवेट होते हैं, तो जब मैं कभी भी टेंशन में आता हूँ, जैसे अभी पेपर होने वाला था, मैं 12-12 घंटे क्लास ले रहा था, मुझे भी टेंशन तनाव हुआ, तो मोटिवेट में कैसे होता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं 10-15 साल पीछे चला जाता हूँ। मैं वो दौर देखता हूँ कि जब मैं एक जो है मतलब इतनी कंपनी कंडीशन नहीं थी कि आज तो गाड़ी से आ रहे हैं, पढ़ाने आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस समय से इतने सक्षम नहीं थे, इतने रिसोर्स नहीं थे, लेकिन आज ये है कि इतने रिसोर्स हैं और ये देखिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हम लोग के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता था, हम लोग को पैदल जाना पड़ता, तब साइकिल नहीं होती थी। तो जब चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, मुझे लगता है कि उससे तो बेटर कंडीशन में आज हम। तो कभी भी अगर आपको तनाव हो, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो सिंपल सा एक काम करिए, अपनी स्थिति को याद करिए कि पहले कैसे थे हम, आज कैसे हैं। अगर जैसे पहले थे आज भी वहीं पे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप सही डायरेक्शन में आगे नहीं जा रहे हैं। और अगर आप सही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तनाव आएगा, आपको होपलेस करेगा, लेकिन फिर से आपको अपनी उन्हीं परिस्थितियों से मोटिवेट होकर के फिर आगे होना होगा। बाकी अगर आप ये सोच लीजिए किसी की बातें हमको मोटिवेट कर दें, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया 1 अरब 42 करोड़ की आबादी में लगभग 1 अरब लोग मोटिवेट हो चुके होते। ये सच्चाई है जी। हमारे देश में अगर मोटिवेशन सब कुछ होता तो आधे से ज़्यादा आबादी जो राशन के लिए लाइन लगाती है, मुझे लगता है कि वो आज सक्षम होते खुद अपने आप में जी। ये मेरा अपना मानना है। तो एक अलग तरीका सर ने बताया कि जब वो डिमोटिवेट होते हैं तो पीछे जाते हैं 10-12 साल, और उस समय देखते हैं कि जब स्ट्रगल ज़्यादा था, तो एक तरीके से पुराने समय को याद करके जब परिस्थितियां और विपरीत थीं, उस समय जो है सब कुछ उन परिस्थितियों का सामना करके आगे निकल गए, तो अब ये क्या ही है। अच्छा सर, मैं ये प्रश्न सबसे पूछता हूँ और मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते भी थोड़ा मैं खोजी हूँ, मुझे खोजने में बड़ा मन लगता है मेरा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तैयारी के समय जो बार बार फेल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं, जिसके वजह से वो बार बार असफल होते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता नहीं, एक सफलता होती है और एक सीख होती है, असफल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। या तो आदमी जीत जाता है या सीख जाता है, हार कुछ नहीं होती। लेकिन फिर भी वो बार बार डिमोटिवेट होते हैं, बार बार फेल होते हैं, और फिर कहीं सबको चौंकाते हुए एक ऐसा परिणाम उनका आता है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे देखो इसका हो गया, इतने दिन से ये लगा था, इतना बार असफल हुआ था। कोई ऐसा बच्चा आपने जिसको पढ़ाया हो, आपने जिसका मार्गदर्शन किया हो, मैं चाहता हूँ उसकी कहानी अगर आप बताएं आज। एक छात्र था मेरा, अब पता नहीं मुझे नाम लेना यहाँ उचित है या नहीं है। नहीं, ले सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं। तो वो उस समय मुझे याद है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैक्सिमम ये लॉकडाउन से 3-4-5 साल पहले की बात है, मतलब 2017-18 की बात है। एक स्टूडेंट था और वो रहने वाले जो थे यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट गोंडा, शायद बहराइच के थे जी, और वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े एरिया से आते थे जी। और इसकी जो ज़मीन थी, जो खेती बाड़ी थी, उसके फादर खेती बाड़ी किया करते थे। और मुझे याद है कि वो लड़का जब प्रयागराज में आया, तो प्रयागराज सिविल लाइन में पत्रिका चौराहा है, जहाँ पे मैं उस समय ऑफलाइन पढ़ाता था,
और यूपीएससी के बच्चों को उस टाइम पढ़ाता था मैं जी। आईएएस वाले बच्चों को पढ़ाते, बहुत ही बेहतरीन कोचिंग हुआ करती, चाणक्य आईएएस। जब मैं उसे पढ़ाता था, वो लड़का आता था क्लास में बैठता था, मैं उसको देखता था, बड़ा साइलेंट, बड़ा उदास बैठा रहता था। मैंने पूछा क्या बात है, उसने कहीं मुझे बताया नहीं। तो एक दिन उसके गार्जियन आए गांव से, जो होते हैं धोती कुर्ता में पहने हुए, गांव से जाते हैं, वेशभूषा, किसान हैं, तो अनाज वनाज लेकर के आए थे। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि सर हमारे परिवार का कुछ ऐसा है कि हमारे ज़मीन पे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और छोड़ नहीं रहे हैं, और ये बेचारे असहाय थे। फिर लड़का उस साल इलाहाबाद में प्रिपरेशन करता है 1 साल। फिर उसने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं मेंस के लिए यहीं पे सुटेबल है, मैं दिल्ली निकल जाऊँ। तो मैंने उसे पर्सनली सजेशन दिया, थोड़ा सा हट के, कोचिंग से बाहर जा कर के, कि आप बिल्कुल आप दिल्ली निकल जाइए। वो गया और 2-3 साल उसने तैयारी की, और उसने अपने घर पे ये बताया था कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और हर महीने वो घर पैसा भेजता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था। गांव में किसी को नहीं पता था, न उसके घर वालों को पता था कि वो दिल्ली जा कर के तैयारी कर रहा है। इलाहाबाद से दिल्ली गया तो उसने ये बताया था कि हम कमाने जा रहे हैं, अब तुमसे नहीं हो पा रहा। और एक दिन फिलहाल फिर रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जब आता है उसका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, और जब सिलेक्शन होता है उसका, तो जिसे होता नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो छोटी लोकल न्यूज़ होती है, उसमें उसकी फ़ोटो छपती है, उसके बारे में निकल के आता है। तो गाँव से गाँव में जब लोग देखते हैं कि लड़का सेलेक्ट हो गया, यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो लड़का दिल्ली से घर पहुंचा, उससे पहले उसकी ज़मीन को उस दबंगों ने छोड़ दिया था। तो उस कहानी से मुझे ये लगा कि कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहली बात तो उसे किसी को बताइए मत कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। ऐसी एक नहीं, तमाम कहानियाँ हैं। मेरे होम टाउन प्रतापगढ़ मेरा घर है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में छोटा सा ज़िला है। वहाँ पे मैं देखा कि ऐसे भी लोग हैं जो मतलब पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, और मैं उनके साथ बैठा था। तब मैं शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था। बस वो मुझसे पूछा करते थे, सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए कि इसको कैसे मेंस लिखना है, बस उनको मैं इतना ही बताता था। लास्ट अटेम्प्ट के 2 अटेम्प्ट पहले वो इंटरव्यू दिए, उनका नहीं हुआ, और लास्ट अटेम्प्ट था उनका, उनके फादर नहीं थे, और लास्ट अटेम्प्ट में उनका रैंक लगा 2nd यूपी में, एसडीएम बने थे। तो ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनके पास चीज़ें नहीं होती हैं। आप प्रयागराज में अगर आप रह रहे हैं तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, किसी के फादर चूड़ी बेच रहे हैं, किसी के फादर नींबू बेच रहे हैं, बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसे में बहुत से बच्चों की कहानियाँ जानता हूँ। और इससे सिर्फ एक ही इतनी बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोग, इतनी सिर्फ एक याद रखिए, कभी भी किसी भी इंसान को ये मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं जी, क्योंकि कहावत कही गई है ना कि नजर लग जाती है। और तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि जब सफलता होगी तो पूरा सफलता शोर मचा दे जी। तो इसी तरीके से करिए। ऐसे बहुत से लड़के, मैं अगर कभी मौका रहा तो मैं ऐसे छात्रों से मिलवाऊंगा। अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंट टाइम में संभल में पोस्टेड है, कार्तिक नाम है। अभी 2 साल पहले पीसीएस, 1 साल पहले पीसीएस इसी में अधिकारी हुआ है, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर है। अब वो जान लीजिए, उनके फादर एक किसान हैं, और इनकम आप सोर्स उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन बच्चे के अंदर मैंने एक चीज़ देखी जो हर एक विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए, वो था पेशेंस। और पेशेंस इतना था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उससे पीसीएस निकाला था, और सिर्फ मेरे साथ वो रूम पे 1 साल रहा। और मैं उसको इसलिए लेके रहा कि मुझे लगता था कि लड़का कुछ करेगा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी करेगा। तो 1 ही साल में बच्चा सेलेक्ट हो गया, बड़ी खुशी होती। तो आप भी तैयारी करिए। कोई अगर ये बहाना करें कि मेरे पास पैसे की समस्या थी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो भाई साहब आप पूरा टोटल झूठ बोल रहे हैं जी, ये झूठ है जी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिस तरीके से भारत की राजनीति है इस समय आप जान ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, और बाकी अन्य 4 राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरलम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल की मैंने चर्चा की, पुडुचेरी में है, कई जगह पर है। तो भारतीय राजनीति जो है वो भी बड़ी रोचक है। सत्या सर कितना इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में? सर शुरुआती दौर में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत इंटरेस्ट होता है जी। अब बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर मैं ना जुड़ूं तब भी लोग जानबूझकर जोड़ लेते हैं जी। पूछने लगते हैं, सर आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आपको जानकारी होगी, आपको जानकारी होगी। धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। और जहाँ तक मेरी रुझान, आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, पुडुचेरी, तमिलनाडु का नाम लिया। देखिए, सरकारें कोई भी हों जी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पहली बात तो सरकार, पार्टी कोई ख़राब नहीं होती जी। पार्टी की विचारधारा मायने रखती है जी।
और सरकारें कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्टी, जैसे कांग्रेस इतने साल शासन की, फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी को इस बार लोकसभा के इलेक्शन में कुछ सीटें कम मिली, कांग्रेस को ज़्यादा मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट बने उसे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट लगातार अगर कंटिन्यू बन गई तो इससे तानाशाही आ जाती है। सरकारें बदलती रहनी चाहिए। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, लगातार 15 साल से ममता बनर्जी का शासन रहा है और कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैंने भी देखी हैं, न्यूज़ पे देखी हैं। और इस बार जो इलेक्शन हुआ है, जो चीज़ें हो रही हैं, मेरा जो एनालिसिस कहता है कि 50-50 चांसेस हो सकते हैं। तो सरकार बन भी सकती है, नहीं बन सकती, क्योंकि लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, एक कैंडिडेट इलेक्शन के टाइम में वोट देने जा रहा है, हाँ, आप उसे दौड़ा के मार रहे हो। ये वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप न्यूज़ चैनल में दिखाए गए। तो मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी में चीज़ें थोड़ा सा ऑड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उसमें कटाक्ष होते हैं, कमेंट होते हैं, उनकी माँ को उन्होंने कुछ कहा, उनकी माँ को। तो मुझे लगता है इतना स्तर नहीं गिराना चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि युवा आए, तो जितने ज़्यादा युवा आएंगे उतना ही ज़्यादा राजनीति सफल होगी। और आज का जो परिवेश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय बहुत सी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। क्योंकि अगर आप चाहे न्यूज़ चैनल देखिए, मैं तो देखता हूँ, चाहे न्यूज़ चैनल देखिए, चाहे मैं जब सड़कों पे निकलता हूँ, कोचिंग आना जाता हूँ, देखता हूँ तमाम जगहों पे लिखे रहते हैं युवा नेता, युवा नेता। तो मैं सोचता हूँ कि युवा नेता लिखे हुए हैं कि क्या ये सच में आएंगे? अगर ये युवा लोग आते हैं तो राजनीति का परिदृश्य पूरा बदल जाएगा। और जहाँ तक बात वर्तमान समय की है, तो मुझे लगता है कि कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर के इस तरह से बोलना उचित नहीं होगा। वो हम चाहेंगे भी नहीं कि आप ऐसा करें किसी क्योंकि एक चीज देखिए, ये तो पता चली कि इंटरेस्ट लेते हैं सर, और बहुत लेते हैं, क्योंकि एक एग्जिट पोल और एक आंकड़े भी तैयार है सर के पास कि किस तरीके से एनालिसिस उनकी है। तो एक इंटरेस्ट साफ तौर पे झलक रहा है। अभी इस पॉडकास्ट के पहले भी हम चर्चा कर रहे थे सर के साथ में, तो वेस्ट एशिया के वॉर के बारे में सर बता रहे थे कि देखो ईरान का इस तरीके से चल रहा है, अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, परमाणु डील पर लग रहा है नहीं अमेरिका करेगा, और ये लड़ाई अभी जो है कुछ दिन और चलेगी लेकिन ख़त्म होगी। तो किस तरीके से पूरा इंटरनेशनल रिलेशन पर भी चर्चा, वेस्ट एशिया को लेकर के भी चर्चा सर के साथ में पॉडकास्ट शुरू होने के पहले ही हम कर रहे थे। और पॉलिटिक्स में भी सर ने अपना इंटरेस्ट आपको बताया कि पश्चिम बंगाल को लेकर के सर एक क्लैरिटी भी दे रहे हैं। हालांकि ये सब बातें हैं, 4 तारीख को जो उसका होगा वो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं और एक हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कम शब्द में या एक शब्द में उसका उत्तर देना होता है, हाँ ना भी कर सकते हैं या जैसा प्रश्न रहते हैं, तो उसको खेलते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उसमें यह है आपसे कि सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र मेरा ये मानना है कि सही डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करना। जी। आप हार्ड वर्क करते हैं, मुझे लगता है स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। एक साथ कई सारी चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए। जिस चीज़ को आप फोकस कर रहे हैं उसी सही डायरेक्शन में लगे रहिए। मछली के तीर पे निशाना जो है लगाइए, मछली के तीर को एम करिए और मारिए, मार दीजिए। किताब से पढ़ें या नोट से पढ़ें? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाएंगे तो बिना किताब, बिना किसी अन्य चीज़ों का सहारा लिया बना नहीं सकते। तो किताब का महत्व पहले भी था। आप प्राचीन काल से लेकर चले आइए आज वर्तमान काल तक, हड़प्पा से लेकर के मध्यकाल से लेकर के वर्तमान में किताबों का वर्चस्व तब भी रहा है, आज भी है। किताबें पढ़नी चाहिए और यही रीज़न है कि बहुत से लोग सिलेक्ट होने के बाद भी किताबें पढ़ते हैं, इनफैक्ट लिखते भी हैं। तो किताबों का रोल बहुत है। उसे पढ़ने के बाद आप अपने स्टडी के लिए बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। तो ऑथेंटिसिटी के लिए किताबें और रिवीजन के लिए नोट्स। दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें? हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक जो है हॉस्टल में रह चुका हूँ और ऐसे छात्रों को देखा हूँ। छात्र क्या, मेरे कलीग्स थे, तो मैं देखा हूँ कोई रात भर पढ़ता था, कोई रात भर सोता था, दिन भर पढ़ता था। कोई कहता था भोर में पढ़ेंगे 4 बजे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ज़्यादा याद होता है। कुछ लोग कहते हैं रात को 10 बजे के बाद खाना खाने के बाद तब बैठते थे, सुबह 4 बजे तक पढ़ते थे। वो अपनी मनोस्थिति होती है, जिस जोन में आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, जिस जोन में आपको आसानी हो रही है, वो आपको चूज़ करना है। पढ़ने का कोई समय नहीं होता, ये तो कानून भी कहता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है, जब चाहे पढ़ सकते हैं। और ये बात दिन और रात की, मुझे लगता है कि जब आपकी इच्छा करें तब पढ़ें, लेकिन ईमानदारी से, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ें। तो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्द कि जब आप सहज हों तब आप पढ़िए, पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है।
सर रैपिड फायर का आखिरी ऑनलाइन कोचिंग करेंगे या ऑफलाइन कोचिंग करेंगे? वर्तमान परिदृश्य को अगर देखें तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आया है जी हमारे देश में ज़्यादातर आबादी जो लोगों की है वो मिडिल क्लास के लोगों की है। जी ज़्यादा तबका मिडिल क्लास के लोगों का ऑनलाइन आने से एक चीज़ ये फ़ायदा हो गया कि जो कोचिंगें पहले 50,000 फीस हुआ करती थी अब वो आपको 3,000 4,000 में मिल जा रही है, बेहतरीन तरीके से मिल जा रही हैं। जितने भी टीचर ऑफलाइन में थे आज आप देखेंगे बड़े से बड़े टीचर वो सब ऑनलाइन, मैं खुद पहले ऑफलाइन था ऑनलाइन अब पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बहुत से टीचर हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में आने वाले समय में ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। हालांकि ऑफलाइन का क्रेज कम हुआ है लेकिन हम ये नहीं कह सकते उसका महत्व नहीं है, लेकिन वर्तमान चीज़ों को अगर देखें तो मुझे लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल पड़ता है। तो आपने देखा किस तरीके से रैपिड फायर का बड़ी ही चतुराई के साथ सर जैसा जाने जाते हैं अपने अंदाज के साथ उन्होंने इसका सामना किया और बड़ी सारी बातें करनी है सर लेकिन समय का अभाव है। हम एक और एपिसोड जरूर लेकर के आएंगे जिसमें सर के साथ और चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा मजा आता है सत्या सर के साथ में। अंत में सर क्योंकि इस वीडियो को खत्म करा जाए, इस वीडियो का समापन किया जाए, अंत में हमारी जो तमाम ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या संदेश एक देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? देखिए एज अ टीचर अगर मैं बात करूं तो हर वो स्टूडेंट, हर वो छात्र छात्रा जो तैयारी कर रहे हैं, सबका एक अपना पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी सिचुएशंस होती हैं। कोई ये साबित करने के लिए सक्सेस होना चाहता है कि मेरे गांव में, मेरे शहर में मेरे पड़ोसी ताना मारते थे कुछ नहीं कर पाएगा। कोई इसलिए छात्राएं सक्सेस होना चाहती है कि अगर मेरे फादर इतने कमज़ोर हैं, मतलब इतना सक्षम नहीं है कि आने वाले समय मेरी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। कोई लड़का ये सोचता है कि इसने बन जाऊंगा तो मैं ये अचीव कर लूँगा। कोई भी आपकी पर्सनल जो आपका एम हो, तो इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन में अगर आपका कोई एम नहीं है, कोई अगर एम आपका नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आप अपना गोल डिसाइड करें। आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में जाइए। आप एक एम आज ही तैयार करिए अगर आज तक ना तैयार किए हों और उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ लग जाए। शिद्दत के साथ मेरा ये कहना है यहाँ पे कि जब भी आपको समय मिले आप अपने उस एम को पाने के लिए हर संभव प्रयास करिए। कोई अगर ये कहता है कि पहले ये काम कर लेते हैं बाद में पढ़ लेना, तो आपको सीधा सा आंसर होना चाहिए कि पहले ये काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा। तो ये मत कहिएगा कि समय नहीं मिलता। तो मैं आपसे यही कहूँगा अपने एम को निर्धारित करें, पूरी ईमानदारी के साथ लगें और एक चीज़ अपने दिमाग में सेटअप कर लें। जो मैं देखता हूँ वर्तमान समय में बहुत से बच्चे सेलेक्ट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चे सेलेक्ट होने के बाद अपने अभिभावक से भी दूर हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं जॉब करने के लिए। मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ जब भी आप तैयारी करिए उनका चेहरा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे उससे आपसे ज़्यादा खुशी उनको होगी। तो बिल्कुल आप एम निर्धारित करिए, पूरी शिद्दत के साथ लगिए और जहाँ तक रही असफलता की, अगर ईमानदारी से लगे हैं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जिन्होंने सफलता पाई है तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी। मैं यही दुआ करूंगा आप सभी लोग सफल हों, सभी का जीवन मंगलमय हो। बहुत शानदार संदेश रहा सर और मुझे लगता है बड़ा मजा आया, बड़ा शानदार पॉडकास्ट भी रहा ये और आपके साथ बात करने में बच्चों को भी और ये जो हमारे तमाम व्यूवर्स देखेंगे उनको भी मुझे लगता है बहुत मजा आएगा और दूसरा एक एपिसोड जरूर लेकर के इसका आया जाएगा क्योंकि बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। वाजपेयी जी की एक कविता है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो लगे रहना है और टीचर्स एकेडमी पर तैयारी सटीक होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, स्मार्ट वर्क होता है और तमाम लगातार सिलेक्शंस का एक रिकॉर्ड तैयार हो गया है। तो जुड़िए टीचर्स एकेडमी के साथ, अपने सपनों को करिए साकार। ऐसी और पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आशा करता हूं हर वीडियो की तरह ये भी आपको पसंद आया होगा। इसको तमाम अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में टॉक शो के। तब तक रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। बाय बाय, टाटा और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।